हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, दिल्ली पुलिस का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें जीके के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम 25 क्वेश्चंस। ओके, तो मैं 4 लेक्चर्स करवा चुका हूँ इससे पहले। जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलती है कि इट रिकमेंडेड द डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू 2 सॉवरन स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 है इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। और थर्ड स्टेटमेंट है इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो देखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने, इनमें से कौन सी है। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसे नेहरू जी लेके आए थे 1946 में। ओके, और इट रिकमेंडेड द डिवीजन ऑफ कंट्री इनटू 2 सॉवरन स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं, ये पार्टीशन के खिलाफ था प्लान हमारा। ओके, और इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट। ओके, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, टेम्परेरी गवर्नमेंट की बात की गई थी इसमें फॉर्मेशन, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन जाती। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, बिल्कुल सही बात है। अगर सेपरेट कंट्री के खिलाफ था तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के भी डिमांड को इसने रिजेक्ट कर दिया था। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलती है कि इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, तो बिल्कुल सही बात है ये। इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन में कि इंक्रीज होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है कि चीज़ों का प्राइस बढ़ता है विद टाइम। ओके, और डिफ्लेशन क्या बोलता है कि डिफ्लेशन होता है इज अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफन एसोसिएटेड विद लो डिमांड एंड रिसेशन। बिल्कुल सही बात है कि डिफ्लेशन मतलब प्राइस कम हो रहा है। ओके, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन इज करेक्टराइज्ड बाय हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल नहीं, लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, तो स्टैगफ्लेशन वो चीज़ होती है, हाई इन्फ्लेशन हो जिसमें और लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो ये याद रखेंगे, एक तो क्या हो, हाई इन्फ्लेशन हो, ओके, लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और तीसरा क्या हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो। अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तभी क्या होगी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। अगर लो ही अनएम्प्लॉयमेंट है तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। ओके, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तभी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। ओके, तो याद रखेंगे इस तरह से भी आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, क्योंकि यहाँ लो नहीं हाई अनएम्प्लॉयमेंट आना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच इमेजिनरी लाइन अदर देन इक्वेटर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, वैसे तो इक्वेटर पास इंडिया से नहीं होता है, थोड़ा स्टेटमेंट में करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर लेंगे। ओके, अदर देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा इंडिया से कौन सी ऐसी लाइन है जो पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये तो नहीं होती, क्योंकि इंडिया जो है हमारा नदरन हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ में है। ओके, तो इंडिया तो हमारा इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ जैसे है, और इंडिया हमारे यहाँ है। ओके, तो आर्टिक सर्कल बिल्कुल नहीं, आर्टिक सर्कल बहुत ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल भी नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पास होती है, उसके अलावा पूछी गई, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये 5 स्टेट से आपसे पास होता है। इसका निमोनिक याद रख लेंगे, मकाऊ। ओके, सॉरी यू है ये। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी। यूपी से मिर्ज़ापुर से पास होता है ये। ओके, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है, जहां से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन द फिनोमिना दैट अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, बॉयल्स लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, पास्कल लॉ है। तो कौन सा लॉ है वो, देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये तो नहीं है, तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है,
तभी शिप फ्लोट होती है वाटर पे। जितना आप पानी डालोगे उतना ही वो बाहर निकल जाएगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा वाटर को, जितना भारी आप सामान पानी में डालोगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसी के साथ हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरबीआईज न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लैंडिंग अनाउंस्ड इन सितंबर 2025। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक तरह से आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट मैंडेट्स दैट द एंटायर लोन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बिटवीन द बोरोवर्स बैंक अकाउंट एंड द रेगुलेटेड एंटिटी। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। बोरोवर और रेगुलर एंटिटी के बीच में बिल्कुल रीपेमेंट होती है। ओके, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ लोन सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम एलएसपी बोलते हैं, एंटायरली फ्रॉम द प्रोसेस। बिल्कुल गलत बात है, आरबीआई कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि इट रिक्वायर्स की फैक्ट स्टेटमेंट टू बी प्रोवाइडेड टू द बोरोवर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लोन। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, प्रोवाइड की रिक्वायर होती है की फैक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1 और 3, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है लोन आरबीआई। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करेंगे इसे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 है, हड़प्पन्स वर known to have knowledge of the use of iron। और थर्ड है, their main crops included wheat, barley and cotton। तो करेक्ट बताना है। तो देखिए आयरन तो नहीं था उनके पास। ओके, तो आयरन एज तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आती है, तो आयरन का यूज नहीं करते थे। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन सी। बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते थे वो घर बनाने के लिए, और वो व्हीट, बार्ले, कॉटन ये सब उगाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल प्रोसेस। देखिए वैसे तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है, बट बेसिकली देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो, तो क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगी उसमें। ठीक है, अगर मान लो आप एक नेल रखी है, ओके, नेल मतलब कील लोहे की, अगर उसको आपने पानी में डाला है, ठीक है, अगर उसको आपने पानी में डाला है और पानी को एयर के कॉन्टेक्ट से दूर रखा है, मतलब पानी में एयर नहीं जा पा रही है, ओके, तो क्या उसमें रस्ट लगेगी? तो बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि एयर भी जरूरी है रस्ट के लिए। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं बॉडी सेल्स में। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, मतलब बीमारियों से बचाते हैं हमें। ओके, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जब आपको कट वगैरह लग जाए, कहीं खून निकले, तो उस खून को रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिलेगा एग्जाम में। देखिए, ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है। ओके, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, देखिए यहाँ से लिए हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ओके, दूसरे पे लिए हमने कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी। ओके, इसके बाद हमने लिया है प्रियम्बल, हमने अमेरिका से लिया है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल लिए। इसके बाद हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू, हमने अमेरिका से लिया है जुडिशियल रिव्यू। ओके, और इसके बाद हमने लिया है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, वो भी हमने यूएसए से लिया है। तो यूके से हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके से लिया है, और रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया है। ठीक है, तो आपने कमेंट में बताना कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा छोटी सी, तो 3-4 मिनट्स की, कि हमने कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया है, तो वो आप ज़रूर से चेक कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद रखें कि किस कंट्री से हमने क्या लिया है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे हम ओएमओ बोलते हैं, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विच असेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो क्या आंसर होगा इसका, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यार, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 है द जलियांवाला बाग मैस्करेड टुक प्लेस ऑन विच डेट। तो बैसाखी पे वो था ना, तो 13 अप्रैल 1919, ये भी याद रखेंगे सारे, ठीक है। तो डेविस कप इज प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन विच स्पोर्ट। तो देखिए डेविस कप कौन सी स्पोर्ट्स में होता है वो आपने बताना है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है कि गोल्फ है। तो ये होता है टेनिस में, ठीक है, और मेंस के टेनिस में होता है डेविस कप, ओके, याद रखेंगे। 13th क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जी, ओके। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ओके। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैल ब्लैडर एंड हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है जी। और स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्राइमरली अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है हमारी। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है वो स्टमक से शुरू होता है विद द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और स्टमक से क्या रिलीज होता है, मतलब जो एंजाइम पेप्सिन है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है HCl को, जिससे केमिकल ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का स्टमक में, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी सही हो गई, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी गलत है, क्यों, तो बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैल ब्लैडर एंड हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है लीवर में, गैल ब्लैडर में नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लीवर में प्रोड्यूस होगा। और स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपकी बिल्कुल सही है, जो कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि प्राइम नाम है जिसका, ठीक है। तो फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑपरेशनल रेंज ऑफ दिस मिसाइल। तो इसकी रेंज आ जाएगी ऑप्शन बी 1000 से 2000 किलोमीटर, ओके। यहाँ कुछ था क्या, अग्नि P है ये यार, अग्नि प्राइम, हाँ वही है। चलिए मैं एक बार चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को, अग्नि प्राइम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एंडीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स, पामीर नॉट या हिमालयाज। देखिए एंडीज माउंटेन एक रॉकी माउंटेन्स है आपके, पामीर नॉट कहाँ है, तिब्बत में है ना आपका। एंडी रॉकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। इनके पास क्या है, प्रेरीज भी हैं जिन्हें व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ओके। हिमालयाज आपके कहाँ है, इंडिया में है, तिब्बत में है, पाकिस्तान में है, ओके, बहुत सारी कंट्री, भूटान में है, भूटान में है, नेपाल में है, ओके। एंडीज आपके कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये, ओके, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड के, हिमालयाज में पाए जाते हैं, ठीक है। 8000 से ऊपर सारी चोटियाँ पाई जाती हैं हिमालयाज में, वो सिर्फ पूरी दुनिया में हिमालयाज में ही है 8000 से ऊपर चोटियाँ, 8000 मीटर से ऊपर, ओके। सो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है पामीर नॉट को, ठीक है। तो तिब्बत का पठार है ये, बेसिकली प्लेट्यू है पामीर नॉट, ओके। तो यहीं पे तुम्हारा हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी की वजह से मानसून आता है जाता है, ओके। तो वो भी पूरा हम पढ़ेंगे, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन भी रखा हो मानसून के ऊपर मैंने, वो भी आगे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अभी रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ बाउंड्री एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी क्या है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम TIR बोलते हैं, ओके, अकर्स ओनली व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से लाइट आएगी तो इसी तरह से वापस वो उतने ही एंगल पे चली जाएगी। अगर 60 डिग्री पे आ रही है तो 60 डिग्री से बाउंस बैक हो जाएगी वो, ओके। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, ओके। मतलब यहाँ पे ये एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर, तो मतलब ये रेयरर है डेंसर है, तो यहाँ से स्पीड आएगी, मतलब रेयरर से डेंसर कैसे जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है तो ये इस तरफ को मुड़ जाएगी, इस तरफ को नहीं जाएगी, इस तरफ को मुड़ जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी, ओके। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इससे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है हमारी, यहाँ पे फास्ट थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेम अगर इस तरफ से जा रही है तो क्या होगा, इस तरफ स्लो थी उसकी स्पीड, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ठीक है, चेंज हो रहा है स्पीड, ओके।
और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो मतलब सेकंड भी हमारी सही है। थर्ड है कि TIR जो है वो अकर्स ओनली व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। बिल्कुल सही बात है कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, TIR तभी हमारा फॉलो होता है। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे हमारी, करेक्ट पूछा था ना। TIR के आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे जरूर से, कौन कौन से होते हैं। देखिए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है एक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ओके, एक होता है आपका ऑप्टिक फाइबर, और थर्ड होता है हमारा मिराज इफेक्ट। ओके, मिराज इफेक्ट जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इसको याद कैसे रखना है, सोम से याद रखेंगे, SOM। ये शॉर्ट ट्रिक है TIR को याद रखने की। इसके एग्जांपल्स को S से स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, O से ऑप्टिक फाइबर और M से मिराज इफेक्ट। और इनको कैसे याद रखना है कि डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे होगा या टुवर्ड्स होगा। तो देखिए, आपने DNA पढ़ा है ना सभी ने, तो N की जगह R कर दो बस, DR है, डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे, और दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Who among the following has the final authority to decide whether a bill is a money bill or not in the Parliament of India? तो कौन डिसाइड करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और मनी बिल हमेशा कहाँ से पास होता है, कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले लोकसभा से ही शुरू होता है मनी बिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, और मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 110 में है मनी बिल। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है, 110 में। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनसून ऑफ इंडिया। अब देखिए, यही वो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून अकर्स ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू। स्टेटमेंट नंबर 2 है, द वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ बैरियर काउजिंग हाई रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड एंड अ रेन शेडो इफेक्ट ऑन द लीवर्ड साइड। ठीक है, द रिट्रीटिंग मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क ऑफ द एनुअल रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तो करेक्ट बताना है। देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। जो आपका मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून आता है। ओके, उसे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं। अब जो जाता है मानसून उसे क्या बोलते हैं, या तो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं जो स्टेटमेंट नंबर 3 में लिखा है, या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। ओके, तो जब मानसून आ रहा है उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट, और जब जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले ये समझिए आप। और जब मानसून आता है तो लो प्रेशर एरिया बना होता है, कहाँ पे, तिब्बतन प्लेट्यू, जिसे पामीर नॉट बोला था अभी, ठीक है, PK पामीर नॉट। ओके, तो वहां पे लो प्रेशर बना होता है, और मैस्क्रीन्स हाई, ठीक है, वहां पे क्या बना होता है, हाई प्रेशर। तो विंड मूव करती है ना हाई टू लो, तो वहीं उसी की तरफ को विंड मूव कर रही होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और बीच में क्या आ जाता है, हिमालयाज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, मानसून को रोक लेते हैं इसी साइड। और इंडिया में इस साइड क्या करते हैं, मानसून होता है, ठीक है, बारिशें होती हैं। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया, तो वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर काउजिंग हाई रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड एंड अ रेन शेडो जोन इफेक्ट ऑन द लीवर्ड साइड। अब देखिए, वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे, इस तरह से हमारा कुछ इंडिया का मैप है, तो इस तरफ हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं। तो साउथ वेस्ट से आ रहा है ना मानसून हमारा, ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, खूब बारिश होगी। ओके, मतलब ये विंडवर्ड साइड है, जिस साइड बारिश होती है वो विंडवर्ड साइड, और जिस साइड नहीं हो रही है तो वो रेन शेडो जोन या रेन बियरिंग जोन या फिर लीवर्ड साइड, सॉरी रेन शेडो या फिर लीवर्ड साइड, रेन बियरिंग तो ये वाला हो गया। ओके, तो इस साइड हमारी कोई बारिश नहीं होगी। मतलब इस साइड देखा होगा आपने कि किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं महाराष्ट्र साइड में, क्यों, क्योंकि उस साइड बारिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे, ये सारी विंड को इसी साइड रोक लेंगे और इसी साइड सारी बारिश हो जाएगी। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपकी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रिट्रीटिंग मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क ऑफ द एनुअल रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। अब इस साइड कब बारिश होगी, जब यहाँ मानसून मिलेगा ऊपर, ठीक है, पंजाब में जाके, ओके, अमृतसर में मिलता है जाके, मतलब इस साइड एक ब्रांच इस साइड से आती है मानसून की, और एक साइड बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है। तो जब ये मानसून रिट्रीट होते हैं, जब वापिस आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पे हाई बना था वहाँ पे लो बन जाता है। तो हाई टू लो अगेन विंड चलती है, तो इस तरफ से फिर से विंड चलेगी, तो तमिलनाडु वाली साइड पे, जिसे हम कोरामंडल कोस्ट भी बोलते हैं, उस साइड पे रेनफॉल होती है। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, 1 2 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टर्म दादा भाई नारोजी इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद विच थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दादा भाई नारोजी इज द मोस्ट फेमसली, ओके ठीक है। तो किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, परमानेंट सेटलमेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, सत्याग्रह मूवमेंट है। तो ऑप्शन सी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। 20 क्वेश्चन है, विच इनर्ट गैस इज टिपिकली यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट द टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम इवेपोरेटिंग। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए नियॉन, बी है हीलियम, सी है आर्गन और डी है जेनन। तो इसका आ जाएगा आर्गन, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम। अब देखिए, द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल अवार्ड्स के बारे में आपने बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स बाय स्पोर्ट्स पर्संस। और थर्ड है, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, भारत रत्न अवार्ड बिल्कुल सही है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसे ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया, ओके। और ये 1954 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1954 में, ओके। अब देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो, ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही, सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को नहीं, ओके। और थर्ड स्टेटमेंट है, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। तो ये हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट में जी, ओके। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। 3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के। द 28th सेशन ऑफ COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज होस्टेड बाय विच कंट्री इन लेट 2025 फोकसिंग ऑन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जर्मनी, चाइना, ब्राजील या UAE। तो आंसर होगा ब्राजील, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है और 25। चलो 25 पहले कर लेते हैं। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड एंड बेसिस, ठीक है। मैं एसिड बेस का हर बार क्वेश्चन रख रहा हूं आपको। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड पेपर वाइल बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो मैंने बताया था आपको BB, मतलब बेस जो है वो ब्लू में टर्न होगा। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो बिल्कुल सही है। और ब्लू से रेड होता है एसिड। तो एसिड टिपिकली टेस्ट सार, बेसिस टिपिकली टेस्ट पीटर एंड फील स्लिपरी। और थर्ड स्टेटमेंट है, द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो करेक्ट बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी बिल 2025 विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? इट मैंडेट्स ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज टू रिपोर्ट डाटा ब्रीचेस विद इन 6 आवर्स ऑफ अ डिस्कवरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ओके। और 2 क्या है? इट प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, जिसे हम NCS से बोल रहे हैं, एज द सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है ये। और इट रिप्लेसेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे सही हैं, ओके। तो चलो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो जिसे हमारी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।